रजीम चेंज ऑपरेशन को, 3.5 साल से भी ज़्यादा हो गए। अगर मामला बार बार घूम के इमरान खान साहब की खानगी ज़िंदगी पे ही आता है तो जाओ भाई जाके अडयाला जेल में माफ़ी मांग लो इमरान खान से, और क्या करना है। यानी अगर घूम फिर के मामला बार बार इमरान खान साहब की खानगी ज़िंदगी, उनकी निजी ज़िंदगी, उनकी बीवी, इन मामलात पे ही आना है तो भाई जाके इमरान खान से माफ़ी मांग लो। आपको इस लेवल की घटिया लड़ाई लड़ना ज़ेब ही नहीं देता, ये होना ही नहीं चाहिए, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, मंसूर अली शाह साहब, क्योंकि अब देखें ना जजेस इस्तीफ़े दे रहे हैं, बहुत सारी जगहों से खबरें आ रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो जजेस पहले इस्तीफ़े दे चुके हैं वो बात करना शुरू हो गए। वकला के अंदर एक बेचैनी पैदा हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में एक पूरा माहौल बना रही है एहतजाज का। आहिस्ता आहिस्ता वो मोमेंटम गेन कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम गेन कर रहे हैं। अब ये वो मोमेंटम जो पिछले साल था वो बहुत ऊपर चला गया था, लेकिन अब सुहेल अफरीदी कोशिश कर रहे हैं, कभी वो यूथ के पास जाते हैं, अभी वो मालाकंड साइड पे गए हैं, वहाँ जाके उन्होंने एक जलसा किया है, वहाँ उनके साथ सुहेल अफरीदी के साथ मौजूद थे जुनैद अकबर भी, बाकी लोग भी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता नौजवानों को मुतहर्रिक कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ अजला में, और जलसों में लोगों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। हालांकि जब आखिरी जलसा अली अमीन गंडापुर के दौर में हुआ था तो पंजाब से भी बेशुमार लोग आए थे, इमरान खान साहब की कॉल थी, लेकिन लोगों की अली अमीन गंडापुर में वो दिलचस्पी नहीं थी। उस दिन मुझे आइडिया हो गया था कि इनका रहना बहुत मुश्किल है। तो अब नया वज़ीर आला है, आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बन रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ वकला भी मुतहर्रिक हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि अदलिया में कोई बेहतरी की जो उम्मीद बाकी थी वो ख़त्म हो गई है और अब वो अदलिया मौजूद नहीं है जो पूरी दुनिया में है। पाकिस्तान में अदलिया को कंप्रोमाइज़ कर दिया गया है और हुकूमत का एक ज़ेली इदारा बना दिया गया है। यहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपना पहला खिताब कराची में करेंगे वकला से, और वहाँ पे जो वकला तंजीमें उन्होंने फैसला किया कि उनका बेहतरीन इस्तकबाल किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वकला मौजूदा फस्तायत के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से खड़े हो पाएंगे। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था और वकला एक तहरीक चली थी, वो अब तक की सबसे तगड़ी और बड़ी वकला तहरीक थी, तो उसमें आप चंद चीज़ें याद रखिएगा कि बड़े बड़े वकला के नाम थे। दूसरा, उसके पीछे फंडिंग बड़ी इन्वॉल्व थी, यानी पीपल्स पार्टी, PMLN, फिर इनकी बड़ी बड़ी फंडिंग होती है, तो उसके पीछे पैसा, फंडिंग बहुत बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व थी। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट का एक पूरा हिस्सा वो सपोर्ट भी कर रहा था वकला तहरीक को। इन चीज़ों की मौजूदगी में वकला ने बड़ी शानदार तहरीक चलाई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही कंप्रोमाइज़ थे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट में नरमी थी एक हिस्से में कि ठीक है ये अपना काम करें, थोड़ी गुंजाइश मौजूद थी। दूसरा, पैसा बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया गया था और काला कोट छा गया था उसके बाद। अब जो है वो क्या ये सारा कुछ हो पाएगा? क्या वकला खुद से एक तहरीक अपनी अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ी कर पाएंगे? क्योंकि अब जजेस इस्तीफे देकर आ रहे हैं और ये बड़ी हौलनाक सूरत हाल है। अगर इसमें और जजेस शामिल हो जाते हैं तो ये एक ताकतवर वकला तहरीक बन सकती है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि एस्टेब्लिशमेंट और वकला के बीच में जब पेचा पड़ेगा तो तब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। नाज़रीन, स्पेन में मेरी मुलाकात कुछ दोस्तों के हमरा, क्योंकि एक इकट्ठा था, वहाँ बहुत सारे और लोग भी बैठे थे। मेरी उमर डार से मुलाकात हुई और मूनस सलाई से भी मुलाकात हुई। तो मूनस सलाई ने मुझे बताया कि उनके ऊपर जो इंटरपोल में केस बनाया गया था वो ख़त्म हो गया। तो मैंने उनसे पूछा जी आपके ऊपर केस क्या बनाया था? उन्होंने कहा जी केस बनाया हुआ था और पॉलिटिकली मुझे यहाँ पे कोशिश कर रहे थे, बहुत सारे इल्ज़ामात थे कि इंटरपोल के ज़रिए मुझे पकड़ें, लेकिन जो इसकी तफसीलात हैं वो ये हैं कि इंटरपोल में पाकिस्तानी गवर्नमेंट साबित ही कुछ नहीं कर पाई। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये साबित करें या ना करें, एक परसेप्शन बनी हुई है पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो केसेस बनते हैं सियासतदानों पे, सहाफ़ियों पे, शायरों पे, समाजी शख्सियात पे, वो ज़्यादातर केसेस बनते हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस, सियासत की वजह से बनते हैं कि अगर आपकी सियासत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गई है तो आप पे कोई केस नहीं बनेगा, अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो गए फिर आप पे बहुत सारे केस बनेंगे। तो इसलिए जो इंटरपोल है वो इनके रेड वारंट अमूमन जारी नहीं करते, या वो पाकिस्तान की बात मानते नहीं है ऐसे केसेस में। उनके पास आसान तरीका होता है, वो उसको गूगल करके भी देख ले तो पता चल जाता है कि ये आदमी सियासतदान है और आजकल इसकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिगड़ी हुई है। तो मूनस सलाई को ये इसमें कामयाबी शायद इसलिए मिल गई है और पाकिस्तान की हुकूमत जो है कुछ कर नहीं पाई। नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी खबर है,
ये एक करैक्टर है और इसकी कुछ ईमेल्स लीक हो गई। करैक्टर का नाम है जेफरी एप्स्टेन। इनकी कुछ ईमेल्स लीक हो गई हैं, अब दुनिया में नहीं है, और इसकी ईमेल जो है उनमें बड़े बड़े लोगों के साथ इसके ताल्लुकात हैं, अब पता चल रहा है। यानी सऊदी अरब और कतर के हुक्मरानों के साथ भी, ट्रंप के हवाले से भी उसमें चीज़ें हैं, बहुत सारे और लोगों के हवाले से चीज़ें हैं। कुछ 9 बड़े इंकशाफात अब तक जो बैनुल-अक़वामी रिपोर्टें हैं उनके मुताबिक सामने आए। अब ये जो करैक्टर था इसके बारे में सब जानते हैं कि किस लेवल का एक करैक्टर था, और इसराइल का बड़ा प्रो था, बहुत इसराइल को बहुत पसंद करता था। तो इस करैक्टर की जानिब से इसकी ईमेल्स लीक होना और उनके अंदर इमरान खान का तस्करा होना, ये बड़ी अजीब चीज़ है। अच्छा, शुरू में ये हुआ कि जैसे ही ये ईमेल्स लीक हुई तो बहुत सारे लोगों ने इसको एक फ़ायदे के तौर पे लिया और उन्होंने रोला डाल दिया जनाब पाकिस्तान में कि जनाब देखें जी, इमरान खान साहब के बारे में ये एप्स्टेन फाइल्स आ गई हैं और उसमें इमरान खान का अब पता चलेगा। तो लोगों ने रोला डाल दिया जनाब कि ये तो यहूदी एजेंट है। पहले से ये कहते हैं इमरान खान को इसराइली एजेंट है, कोई यहूदी एजेंट कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। पाकिस्तान में जिसकी ज़बान पे जो आता है लोग कह भी देते हैं। तो इमरान खान के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा किया गया इस मामले में। लेकिन जब ये सारी तफसीलात सामने आई और इसके ऊपर बैनुल-अक़वामी कुछ सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया तो फिर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब हुआ क्या, इन फाइल्स के अंदर इमरान खान को इंतहाई मजहबी और खुमैनी की तरह या सदर शी जिनपिंग की तरह जो चाइना के सदर हैं, या उर्दवान की तरह जो तुर्की के सदर हैं, या जो रशिया के प्रेसिडेंट है पुतिन, उनकी तरह, यानी वो कहा गया ये उनसे भी एक हाथ आगे है इमरान खान। ये आदमी इमरान खान के बारे में कह रहा है और इनके ख्यालात जो है वो मगरिब की एलीट को नफरत की हद तक तकलीफ देते हैं। अब आप ये देखें कि इमरान खान से सहूनियत को क्या खतरा था, लीक ईमेल में बड़ा इंकशाफ। ये रज़ी ताहिर साहब लिख रहे हैं। जेफरी एप्स्टेन की लीक होने वाली 31 जुलाई 2018 की ईमेल्स के मुताबिक उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान में इमरान खान, उर्दगान, खामनई, शी जिनपिंग और पुतिन से भी ज़्यादा अमन के लिए बड़ा खतरा है। एप्स्टेन ने इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने को वाकई बुरी खबर भी करार दिया था। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जेफरी एप्स्टेन जो है, इनके बारे में ये क्लेम किया जाता है कि ये मोसाद की ईमा पर दुनिया भर के सियासतदानों के साथ इनका वो मामला चलता रहता था। ये इस किस्म की चीज़ जो है वो भी रिपोर्ट हुई है। तो आप अंदाज़ा करें कि इमरान खान साहब की हुकूमत कैसे गिरी और क्यों गिरी, और वो कौन लोग थे जो इमरान खान साहब को पहले दिन से ही नापसंद करते थे। अब काफ़ी चीज़ें क्लियर होती जा रही। देखें, जनरल बाजवा को क्या चाहिए था, एक्सटेंशन। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिली नहीं। इमरान खान साहब ने दूसरी मरतबा पहले दे दी थी, दूसरी मरतबा इमरान खान साहब ने कहा जी मैं नहीं देता, तो बाजवा साहब ने कहा जी मैं नून लीग से ले लूंगा। उन्होंने उधर डील मारी, उन सबको इकट्ठा कर दिया और आलमी सपोर्ट उन्होंने ले ली इमरान खान साहब के खिलाफ लॉबिंग करवा के। अब इमरान खान साहब जो हैं वो लग गए दीवार के साथ, फिर उनकी हुकूमत गिरा दी गई। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान चल नहीं पा रहा। अभी दोबारा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए का इजाफा कर दिया। ये पाकिस्तानियों को एक के बाद एक इस तरह का तोहफा दिया जाता है। नाज़रीन, फैसल वाडा साहब भी वही बात करते हैं जो हम करते हैं, तरीक़ाकार अलग है। हमारे कुछ टाउट दोस्त हैं वो भी यही बात करते हैं जैसे हम बात करते हैं, एक जैसी बात करते हैं। हम ये बताते हैं कि ये गलत है, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान की पॉलिसियाँ चला रही है और वो पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान के मामलात को कंट्रोल कर रही है, और इसके अंदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का मेन किरदार है। हम ये कहते हैं तो हमारे पर गद्दारियों के, बगावतों के मुकदमात होते हैं, हमें जो है वो जान को ख़तरा पड़ जाता है, दर्जनों मुकदमात हो जाते हैं। यही बात फैसल वाडा दूसरे अंदाज में कह रहा है। अल्लाह का शुक्र करें कि आसिम मुनीर मुल्क को चला रहे हैं, रोनाल्डो बने हुए, यानी वो तारीफ के अंदाज में वही इल्ज़ाम लगा रहा है कि एक्चुअली मुल्क को आसिम मुनीर चला रहे हैं। एक्चुअली मुल्क के ऊपर कंट्रोल जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का है। फैसल वाडा भी वही बात कर रहे हैं, हम भी वही बात कर रहे हैं। फैसल वाडा ये बात करते हुए उनकी तारीफ कर रहे हैं, हम ये बात करते हुए इसको जमहूरियत के लिए गलत करार दे रहे हैं, लेकिन उन्हें शाबाश मिल रही है, हमारे ऊपर मुकदमात हो रहे हैं। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का प्रॉब्लम ये है कि वो ये कहते हैं कि हमने कंट्रोल करना है सारी चीज़ों को, लेकिन इसको एक्सेप्ट किया जाए। अगर आप इसकी तारीफ करें, इसे एक्सेप्ट करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप ये कहें कि ये गलत हो रहा है, ये गैर जमहूरी है, ये गैर आइनी है और आप कानून और आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं,
तो इसके ऊपर उनका रद्द-ए-अमल आता है। असल कहानी सिर्फ इतनी है। लेकिन एक बात याद रखें, चीज़ें चाहे हम रिकॉर्ड पे रखें, चाहे दूसरी तरफ जो लोग हैं वो रिकॉर्ड पे रखें, चीज़ें रिकॉर्ड पे आ रही हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।